हे एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मैग्नम ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट चैनल। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है 100% फ्री और क्वालिटी एजुकेशन। मैं हूं आयुषी, आपकी नीट केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज आपके लिए मैं लेकर आई हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत ही धमाकेदार इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, आज क्या पढ़ने वाले हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ने वाले हैं, टाइप्स देखेंगे इसके। ठीक है, यहां से भाई न्यूमेरिकल निकल कर आता है, कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज हम देखने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर हमारे लिए, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए समझेंगे, शुरू करेंगे। थोड़ा सा नीट मॉड्यूल आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए। सबसे पहली चीज जो मिलती है वो है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस। हर चैप्टर के हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट वाइज आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो मिल जाता है। ठीक है, सेकंड चीज क्या है भाई? डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम PDF। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स क्या है? क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट। जो टॉपिक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाते हैं। यहां से आप क्या सीख पाते हैं भाई? कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन। चीजें हमें सारी आती हैं, पढ़ी हमने सारी चीजें, लेकिन एप्लीकेशन पार्ट या अप्लाई करने वाली जब बारी आती है तो भाई गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो यहां से हमारी इस चीज की तैयारी हो जाती है। एक चीज मैं बोलूंगी, कोई भी DPP अगर आपको एक्सेस करनी है, सीधे magnetbrains.com पर जाएंगे, अपना कोर्स सिलेक्ट करेंगे और अपना कंटेंट एक्सेस कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। इस चीज का या ये साइट डिस्कशन या आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, कैसे वीडियोस देख सकते हो, सारा का सारा एक्सप्लेनेशन मैंने वीडियो के एंड में दिया हुआ है। ठीक है, तो बने रहेंगे एंड तक। बाकी इन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का भाई आपको PDF मिलता है इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, साथ ही साथ आपको सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे कि पहले आप क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद फिर सॉल्यूशन की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, फिर आता है भाई चैप्टर वाइज MCQs, मतलब जो भी हमने चैप्टर कवर किया है उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एज वो हमें कॉन्सेप्ट्स के साथ हैंडी बनाती है और चीज़ें याद भी हो जाती हैं ज़्यादा प्रैक्टिस करने से। ठीक है, अगली चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, कि हमें कितना आता है कितना नहीं आता है और किस तरह के क्वेश्चंस पुराने सालों में एक पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे गए। ठीक है, चलो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो सीरीज हम हर चैप्टर के लिए करते हैं। हर एक चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं भाई वो चीज़ हम करते ही करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये एनालिसिस कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो भाई क्वांटम नंबर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे सेक्शंस क्या हो जाते हैं, कैसे पता चलता है यार? जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम उठाकर देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, तभी तो पता चलेगा कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिस आउट नहीं करना है, लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, उसके क्वेश्चंस लगाओगे, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाओगे, एंड देन फाइनली यहाँ तक आओगे। डायरेक्ट अप्रोच करोगे तो भाई कोई गारंटी नहीं है बन जाए। एक चीज को हमें लेवल बाय लेवल तैयार करना होता है ना, तैयारी ही तो चल रही है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कब जाएंगे? जब पूरी आपकी तरफ से प्रिपरेशन खत्म हो गई है, एक चैप्टर या एक टॉपिक आपने प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो। ठीक है, चलो, अगला जो होता है भाई वो है डाउट सॉल्विंग सेशन। रेगुलरली टाइम रहते हैं ये डाउट सॉल्विंग सेशंस, इंटरैक्टिव सेशंस, जिसमें हम आप बातें करते हैं, बातचीत करते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स हम तक पहुंचाते हैं, या जो भी अच्छी बातें, ज़रूरी नहीं है प्रॉब्लम्स, अच्छी चीज़ें, अच्छे एक्सपीरियंसेस भी आप शेयर कर सकते हो। हम भी अपनी तरफ से सारी चीज़ों को रिजॉल्व करके आप तक कन्वे कर देते हैं। ठीक है, तो इंटरैक्टिव सेशंस रख लिए जाते हैं, अच्छा होता है, करना चाहिए। कोऑर्डिनेशन बना रहता है, ठीक है, टीचर स्टूडेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहता है, समझ में आता है कि कैसी चल रही है भाई आपकी तैयारी, क्या एड ऑन्स हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें। चलिए, फिर है गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें आपके नीट मॉड्यूल में ही है भाई। चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन भी इंक्लूडेड है। जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो उठाकर एक एक चैप्टर हम उसका रिविजन कर लेंगे, स्ट्रेसिंग ऑन द थिंग्स जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका नीट मॉड्यूल है और तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए यूनिवर्सली डिजाइन है। अब बढ़ेंगे लेक्चर की तरफ। ठीक है, तो लास्ट क्लास में या लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा था। आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलो, तो
कैसे पता चला कि भाई कुछ इस तरह का भी कॉन्सेप्ट होता है? ठीक है, उसके लिए पहले हम अपना क्या पूरा बैकग्राउंड डेवलप करेंगे। सबसे पहली चीज है वो है एविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। जो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स हैं वो क्वांटाइज्ड हैं, इसका कैसे पता चला? तो सारी हिस्ट्री ये पूरी है, अभी समझते हैं। देखो, द बीम ऑफ लाइट इज डेविएटेड और रिफ्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। बिल्कुल सही बात है। रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा है ना 10th में, या जब भी आपने पढ़ा हो, उसमें क्या होता है कि लाइट रेडिएशन इंसिडेंट होता है किसी भी सरफेस पर, कुछ हद तक वो अपने जो नॉर्मल इंसिडेंट पाथ है उससे डेविएट हो जाता है या भटक जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिफ्रैक्शन, जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो क्या होता है भाई? उसका रिफ्रैक्शन होता है। देखो, बीम ऑफ लाइट इज डेविएटेड और रिफ्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ये है हमारा एक, मान लो ये हमारा कोई भी मीडियम है, आप वाटर ले लो या ग्लास स्लैब समझ लो। लाइट इंसिडेंट करवाई हमने और फिर फाइनली क्या हुआ? जैसे ही लाइट इंसिडेंट करवाई तो क्या ये यही पाथ फॉलो करके नीचे निकल जाएगी? नहीं। ये अगर हमारा बेटा नॉर्मल है तो लाइट रेडिएशन हल्का सा नॉर्मल की तरफ बेंड होगा और फिर जो है निकलेगा। तो ये जो इमर्जेंट रे होती है, ठीक है, इसका एंगल और ये जो रिफ्रैक्टेड रे होती है इसका एंगल, क्या बोला मैंने? लाइट इंसिडेंट करवाई तो वो उसी एंगल पर नहीं, इसको थोड़ा सा प्रॉपर हम बना लेते हैं, उसी एंगल पर बिल्कुल भी नहीं हमें मिलने वाली है जब वो बाहर आएगी। ठीक है, वेट अ मिनट, सी, ये हमारी मीडियम है, एयर मीडियम, रेयर मीडियम है, इसको रेयरर मीडियम बोलते हैं। ये डेंसर मीडियम है कंपैरेटिवली। दिस इज आवर नॉर्मल, नॉर्मल है तो इस एंगल पर इंसिडेंट हो रही है लेकिन फिर हल्की सी बेंड हो जाएगी इसी एंगल पर। इस ये डायरेक्शन फॉलो करना चाहिए था, ये पाथ फॉलो करना चाहिए, लेकिन नहीं, वो नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बेंड हुई है और फिर निकलेगी। ठीक है, तो यही चीज बोला है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट निकलती है तो वो हल्की सी बेंड हो जाती है एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है या अपने पाथ से हल्की सी भटक जाती है। इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन अ रे ऑफ व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ प्रिज्म, जो व्हाइट लाइट से एक रे निकल जाती है, लाइक व्हाइट लाइट को जब हम प्रिज्म से पास करते हैं, मान लो ये प्रिज्म है, ठीक है, और इससे हम पास कर रहे हैं भाई व्हाइट लाइट, तो ये स्प्लिट अप हो जाती है। क्यों? क्योंकि एयर, बाहर मीडियम कौन सा है भाई? एयर, और अंदर मीडियम कौन सा? प्रिज्म में डेंसर मीडियम है भाई। तो ये क्या होगी भाई? बेंड हो जाएगी, लेकिन अलग अलग लेवल्स पर बेंड होगी, अलग अलग लेवल्स पर बेंड होगी। ठीक है, और यहां से फिर जो हमें निकल कर मिलता है वो होता है विबग्योर। वेट अ मिनट, ठीक है, विबग्योर इस फॉर्मेट में हमें लाइट स्प्लिट अप होकर मिलती है। तो विबग्योर हमने देखा है ना, विबग्योर या व्हाइट लाइट जब स्प्लिट करती है बेटा इनटू 7 कलर्स, तो क्या वो जो कलर्स हैं वो अलग अलग होते हैं? क्या कोई सेपरेट बाउंड्री होती है हर एक कलर के बीच में? नहीं, नहीं होती, राइट। तो ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें कंटिन्यूअसली हमें ओवरलैपिंग दिख रही है एक वेवलेंथ से दूसरी वेवलेंथ में, क्या दिख रही है? ओवरलैपिंग दिख रही है। रेनबो सबने देखा है ना, एक एक्सट्रीम पे क्या दिखेगा? वॉयलेट कलर, दूसरे एक्सट्रीम पे क्या दिखेगा? रेड कलर। ठीक है, लेकिन क्यों ऐसा हो क्यों रहा है? व्हाट इज द रीजन? और इस तरह के स्पेक्ट्रम को या इस तरह के पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इस टाइप के पैटर्न को कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब देखो, समझो यहां पर, तो जब हमने लाइट पास करवाई है, व्हाइट लाइट पास करवाई है किससे? प्रिज्म से। The wave with shorter wavelength bends more than the one with longer wavelength. रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है तो वो कम बेंड करती है, और जो वॉयलेट लाइट है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, शॉर्ट वेवलेंथ होती है, तो वो सबसे ज्यादा बेंड करती है। तो इस तरह से हमें पैटर्न देखने को मिलता है। लेकिन since ordinary white light consists of waves with all the wavelengths in the visible range, a ray of white light is spread out into a series of bands called as spectrum.
लेकिन ये जो स्पेक्ट्रम है किस टाइप का है, वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब ये तो हमने व्हाइट लाइट के रेफरेंस में समझ लिया, किसके रेफरेंस में, व्हाइट लाइट के रेफरेंस में समझ लिया कि असल में स्पेक्ट्रम है क्या, किस चीज की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी पढ़ा था ना, उसमें भी रीजन्स थे। वैसे ही अभी हमने सिर्फ व्हाइट लाइट वाला सेक्शन ले लिया, विजिबल लाइट वाला, उसमें जो कलर डिविजन्स हैं वो कैसे हैं, ओवरलैपिंग। तो इस टाइप के स्पेक्ट्रम को बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। देखो, लाइट ऑफ रेड कलर विच हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज डेविएटेड द लीस्ट। जिसकी वेवलेंथ, रेड वाली की वेवलेंथ ज्यादा है तो उसका सबसे कम डेविएशन हुआ है। वॉयलेट जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट है उसका सबसे ज्यादा डेविएशन हुआ है, ठीक है। While the violet light which has shortest wavelength is deviated the most. तो the spectrum of white light that we can see ranges from violet जिसकी frequency कितनी है 7.5 to red जिसकी frequency कितनी है 4 into 10 to the power 14 hertz। अब देखो, frequency सबसे कम मतलब wavelength सबसे ज्यादा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा मतलब वेवलेंथ सबसे कम। मतलब आप ये समझो कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसका डेविएशन भी सबसे ज्यादा देखा जाएगा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी उसका डेविएशन भी सबसे कम देखा जाएगा। तो सच अ स्पेक्ट्रम, इस टाइप का स्पेक्ट्रम, ये जो विबग्योर होता है ये कैसा है, ओवरलैपिंग स्पेक्ट्रम है। ओवरलैप कर रहे हैं कलर्स, कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नहीं है, अलग अलग बाउंड्रीज नहीं है, ठीक है। क्लियर है ये चीज। चलिए, सिमिलर स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ रेनबो फॉर्म्स इन द स्काई। बिल्कुल, जब रेनबो बनता है, रेनबो भी तो विबग्योर है, उसमें भी हम जब, अब रेनबो में ऐसे थोड़ी अलग से लाइन आती है कि ये है वॉयलेट, फिर लाइन आई, फिर इंडिगो, फिर लाइन आई, सेपरेट हुए, सेपरेट है क्या, वो नहीं है, सेपरेट नहीं है, मतलब कंटिन्यूअस है। और इसी टाइप के स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्लियर है ये चीज। चलो आगे, when electromagnetic radiation interacts with matter, atoms and molecules may absorb energy and reach to a higher energy state। बिल्कुल बिल्कुल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या देखा था, ये रहा मैटर जो कि मेटल है, ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की। इलेक्ट्रॉन अभी अपने ग्राउंड स्टेट में है, बिल्कुल स्टेबल स्टेट में है, फिर इसने एनर्जी इनकमिंग रेडिएशन की एब्जॉर्ब करी और एक्साइट हो गया, निकल गया। भाई इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कब होगा, जब वो एक्साइट होगा। एक्साइट कब होगा, जब वो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इलेक्ट्रॉन जब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, मतलब उसको मिल गई है भाई ग्लूकोज वाली एनर्जी, ग्लूकॉन डी वाली एनर्जी, अब वो भागेगा, तो लगा दी उसने दौड़ तेजी से, ठीक है। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसको देखकर आए, अदरवाइज ये चीज नहीं समझ आएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आपकी प्रीवियस वीडियो की लिंक है प्रेजेंट, ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि जैसे ही कोई एक इनकमिंग रेडिएशन जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, या एनर्जी वो आकर इंसिडेंट होता है, तो थोड़ी बहुत एनर्जी तो लगती है, मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए वो, प्लस बाकी जो रिमेनिंग एनर्जी वो इसकी काइनेटिक एनर्जी में चली जाती है, वो इसको आगे मूव करवाने में चली जाती है। तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट कब होगा, जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके बाद ही बेटा वो एक्साइट होकर निकलेगा बाहर। क्लियर है ये चीज। तो यहां से हमें क्या समझ आया, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन होता है मैटर के साथ, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन होता है मैटर के साथ, तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और एक हायर एनर्जी स्टेट पर पहुंच जाते हैं। अब यार इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी स्टेट पर पहुंचे हैं ना, तो अनस्टेबल है। कैसे समझोगे इस चीज को, भाई एक बच्चा जो भाग रहा होता है, शैतान बच्चा, वैसे ही समझाती हूँ मैं आपको। अगर वो बहुत तेज भाग रहा है, कभी भी गिर सकता है, मतलब वो स्टेबल नहीं है, ठीक है। एनर्जी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर ज्यादा एनर्जी है ना किसी भी चीज की, मतलब उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है, और अगर वो बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल मतलब बैठा हुआ है आराम से, मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी है, तो उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, मिनिमम होगी। तो ये इनवर्स रिलेशन होता है, अगर एनर्जी ज्यादा है मतलब स्टेबिलिटी बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट पर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जा रहा है ना, उसकी एनर्जी जो थी उससे ज्यादा है, मतलब स्टेबिलिटी कम है, तो वो अनस्टेबल है। यही चीज बोलिए, विथ हायर एनर्जी दीज आर इन एन अनस्टेबल स्टेट।
ठीक है, क्लियर है? चलिए, फॉर रिटर्निंग टू द नॉर्मल एनर्जी स्टेट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एमिट रेडिएशंस। अब देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये उसका ग्राउंड स्टेट है। क्या है? ग्राउंड स्टेट। इलेक्ट्रॉन है, ग्राउंड स्टेट में है, अपने बिल्कुल मोस्ट स्टेबल स्टेट में है। एनर्जी इंसिडेंट हुई इसके ऊपर, इसने इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करी और ये हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच गया एनर्जी एब्जॉर्ब करके। इलेक्ट्रॉन ने क्या करी? एनर्जी एब्जॉर्ब करी और ये हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच गया। इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड स्टेट हम एस्टेरिक से दिखाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और उसके सुपरस्क्रिप्ट में एस्टेरिक साइन, इस तरह से। अब अनस्टेबल, ये स्टेट कैसी है भाई? अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल। तो नेचर में एक लॉ जो है वो है हर चीज को स्टेबिलिटी अटेन करनी ही करनी है, ज्यादा देर तक नहीं रहता है अनस्टेबल स्टेट में, वापस आ जाता है ग्राउंड स्टेट पर। तो जब ये ग्राउंड स्टेट पर वापस आएगा, जब ये अपने ग्राउंड स्टेट पर वापस आएगा तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके गया था ना एक्साइटेड स्टेट में, उतनी ही एनर्जी अब एमिट करेगा। इक्वल एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी अब्सॉर्ब्ड इज एमिटेड, इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट कम्स टू ग्राउंड स्टेट। जब वो अपने ग्राउंड स्टेट में आता है तो भाई इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट करता है। और वो स्पेक्ट्रम जो हमें मिलता है, जब इसकी एमिटेड एनर्जी की एनालिसिस हम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रम। और वो स्पेक्ट्रम जो हमें मिलता है जब हम इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एब्जॉर्ब के टर्म्स में बात करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोला? ये इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में गया है, तो इसने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करी है ना, उसकी स्टडी हम कैसे करते हैं? हमें मिलता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। सिमिलरली यहां पर क्या मिलेगा? एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। और दोनों का जो पिक्चराइजेशन है, आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखेंगे, दोनों का जो पिक्चराइजेशन है बिल्कुल उल्टा है एक दूसरे के, ठीक है। क्योंकि देखो, समझो यहां पर, फॉर रिटर्निंग टू देयर नॉर्मल एनर्जी स्टेट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एमिट रेडिएशंस इन वेरियस रीजन्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और इसी को हम क्या बोलेंगे? एमिशन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के टर्म्स में समझो यार, देखो, जब एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट कर रहा है, निकाल रहा है, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में गया, वापस ग्राउंड स्टेट पर आना है, तो क्या करेगा? एनर्जी, इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उसने ऑब्जॉर्व करी थी वही एमिट करेगा। तो ये जो एनर्जी ये एमिट करेगा, ये इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस एमिट करेगा ना बेटा, ठीक है। तो रेडिएशंस वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा है, और सिंस ये रेडिएशंस एमिट हुए हैं तो जो स्पेक्ट्रम बन के आता है वो होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। सही बात, क्लियर है यहां तक? चलिए, तो यही चीज बोलिए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जो अपने रेडिएशंस को एमिट आउट करेगा ना, वो किस फॉर्म में एमिट करेगा? वो एमिट करेगा अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में। एंड सिंस वो एमिटेड रेडिएशंस है तो हम उसे काय में स्टडी करते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रम में, ठीक है। चलिए, तो द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय अ सब्सटेंस दैट हैज अब्सॉर्ब्ड एनर्जी इज कॉल्ड एज emission spectrum. The spectrum of radiation emitted by a substance that has absorbed energy, इसको हम बोलते हैं emission spectrum. अब atoms, molecules और ions have absorbed radiation and are said to be excited. जैसे ये सारी species, चाहे atom हो, चाहे आपका मॉलिक्यूल हो या आयन हो, कोई भी स्पीशीज अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो स्टेबल नहीं होता है बेटा, वो एक्साइटेड स्टेट पर पहुंच जाता है,
ठीक है, एक्साइट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्साइटेड है। ठीक है, आगे, to produce an emission spectrum, energy is supplied to a sample by heating it or irradiating it, and the wavelength of the radiation emitted as the sample gives up the absorbed energy is recorded. वही चीज सेम जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी कि जब वो अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा तो इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्लियर है? और वही हम रिकॉर्ड करके किस फॉर्म में देखते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम के फॉर्म में देखते हैं। चलिए अगली बात, एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज लाइक द फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ एन एमिशन स्पेक्ट्रम। जितने रेडिएशंस इसने, मान लो अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसके कुछ रीजन्स में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हाँ भाई इतनी वेवलेंथ रेंज या इतनी फ्रीक्वेंसी रेंज में इसने हमें क्या दिया है, एमिशन स्पेक्ट्रम दिया है, या इस रीजन में और इस रीजन में हमें रेडिएशंस दिखे हैं। इन पर्टिकुलर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस एमिट आउट किए हैं एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ने जब वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट पर आ रहा था। ठीक है, तो जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा इसका, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जिसमें ये वाले ब्लैंक साइड्स फिल्ड होंगे। एनसीईआरटी में देखेंगे आप बुक, आपको जस्ट उल्टा, फोटोग्राफिक नेगेटिव मतलब इसका जस्ट उल्टा कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो जाएगा। मतलब ये ही रेडिएशंस जो एमिट किए थे यही एब्जॉर्ब किए होंगे ना, तो अगर ये एमिशन स्पेक्ट्रम है तो जस्ट उल्टा इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो जाएगा। जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज लाइक द फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम। A continuum of radiation is passed through a sample which absorbs the radiations of certain wavelengths. अब इलेक्ट्रॉन है, जब उस पे हमने लाइट इंसिडेंट करवाई तो उसने भाई वो लाइट कहीं ना कहीं तो एब्जॉर्ब करी है ना इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। तो वो रेडिएशंस जो एब्जॉर्ब हो गए हैं, वो क्या होंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में रिफ्लेक्ट होंगे। मतलब अगर बनाने जाएं तो ये अगर एमिट हुए दिख रहे हैं बेटा तो इतना जो सेक्शन होगा फिर वो ब्लैंक होगा। मतलब यहां पर फिर हमें सारे रेडिएशंस इस तरह से दिखेंगे। ठीक है, ये वाला रीजन ब्लैंक, ये जो रीजन है हमारा ये पूरा ब्लैंक रीजन है, ये वाला जस्ट इट इज रिप्रेजेंटिंग दिस। फिर इसको कौन सा रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला। फिर बाकी इसको कौन सा रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला। ये वाला जो है पूरा ब्लैंक है और ये है क्या भाई, ये है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दिस इज एमिशन स्पेक्ट्रम और ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मतलब ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई है इसीलिए दिख नहीं रही है। ठीक है, तो a continuum of radiation is passed through a sample which absorbs radiation. The missing wavelengths which correspond to the radiations absorbed by the matter leave dark spaces, blank spaces. ये मैंने आपको बताया है बस, blank spaces in the bright continuous spectrum. जो continuous spectrum चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन ये जो blank spaces है मतलब ये वाले radiations जो है absorb हो गए हैं। ये वाले जो radiations हैं भाई ये हो गए हैं absorb। ये क्या हो गए हैं, एब्जॉर्ब हो गए हैं, तभी तो दिख नहीं रहे हैं स्पेक्ट्रम में। मतलब इलेक्ट्रॉन ने ये इतनी पर्टिकुलर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस एब्जॉर्ब किए और फिर अपने हायर एनर्जी लेवल में गया, एक्साइटेड स्टेट में गया, फिर जब एमिट किए रेडिएशंस तो उसी वेवलेंथ रेंज में एमिट किए। तो ये है एमिशन स्पेक्ट्रम, दिस इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर है? एनसीईआरटी में बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम है, सभी लोग रेफर करेंगे बुक को। चलिए, तो आई थिंक यहां तक सारी बातें क्लियर है आपको। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। द स्टडी ऑफ एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज रेफर्ड टू एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये जो सारी एनालिसिस है, ऑब्जर्वेशंस हैं कि इलेक्ट्रॉन ने जो भी लाइट उस पर इंसिडेंट हुई थी उसमें से कौन से रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर लिए और एमिट कर दिए, सारी स्टडीज को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के तहत पढ़ते हैं। ठीक है,
स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट एज डिस्कस्ड अबव वाज कंटिन्यूअस। व्हाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रम था वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, क्योंकि हमें उसमें ओवरलैपिंग रीजन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। एज ऑल वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट आर रिप्रेजेंटेड इन द स्पेक्ट्रा, सारी की सारी वेवलेंथ हमें दिख जाती हैं उसमें। बाकी ये जो हमारा स्पेक्ट्रम है ये तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, लेकिन क्या एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। जैसे हमें विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस देखने को मिलता है, सारी वेवलेंथ्स डिस्प्लेड है, वैसे ही क्या एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस था? क्या सारी वेवलेंथ्स हमें देखने को मिल रही थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देंगे, ठीक है। The emission spectra of atoms in the gas phase on the other hand does not show continuous spread of wavelengths from red to violet, rather they emit light only at specific wavelengths with dark spaces between them। जितनी एमिट किए हैं वो दिख रहे हैं, बाकी जो है डार्क स्पेसेस हैं, ठीक है। आंसर यही मिल गया, लेकिन आपको पहले दे देना चाहिए था आंसर, ठीक है। चलिए, सच स्पेक्ट्रा आर कॉल्ड एज लाइन स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इस टाइप के स्पेक्ट्रा को हम क्या बोलते हैं? लाइन, क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ बैंड्स या लाइंस हमें क्या दिखता है भाई? स्पेक्ट्रम, पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम हमें किस फॉर्मेट में दिख रहा है? लाइंस के फॉर्म में, वो जो या तो एमिट नहीं हुई है या अब्सॉर्ब नहीं हुई है, ठीक है। बिकॉज द एमिटेड रेडिएशन इज आइडेंटिफाइड बाय द अपीयरेंस ऑफ ब्राइट लाइंस इन द स्पेक्ट्रा। तो जब एमिशन स्पेक्ट्रा की बात आती है उसको हम और क्या बोलते हैं? लाइन स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा। व्हाई? बिकॉज द एमिटेड रेडिएशन, जो रेडिएशन एमिट हुआ है, इज आइडेंटिफाइड बाय द अपीयरेंस ऑफ ब्राइट लाइट। क्लियर? सही है? यहां तक चीजें सही चल रही हैं, अच्छा लग रहा है, मजे आ रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। Each element has unique line emission, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। ये जो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा है ना, या लाइन स्पेक्ट्रा जो हमें देखने को मिलता है, ये हर एक एलिमेंट का अलग अलग होता है बेटा। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स दुनिया में किसी इंसान से मैच नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये हमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ऐसे ही हर एलिमेंट का जो लाइन स्पेक्ट्रा होता है ये उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, किसी भी दो एलिमेंट्स का लाइन स्पेक्ट्रा मैच नहीं करेगा, ध्यान देंगे इस बात पर। किसी भी दो एलिमेंट्स का लाइन स्पेक्ट्रा मैच नहीं करेगा, अलग अलग होता है, ठीक है। चलिए, द कैरेक्टरिस्टिक लाइंस इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैन बी यूज्ड इन केमिकल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एलिमेंट। मतलब कि एलिमेंट कौन सा है, हर एलिमेंट का एक अलग लाइन स्पेक्ट्रा होगा ना, तो उस लाइन स्पेक्ट्रा को हम देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। एक बार जो स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं लाइन स्पेक्ट्रा जो हमें मिलते हैं हर एक एलिमेंट के, स्टैंडर्ड वैल्यूज तो हमने रख ली, स्टैंडर्ड जो लाइन स्पेक्ट्रा रख ली। अब एक अननोन एलिमेंट लाए और बोला कि भाई आइडेंटिफाई करो, बताओ कौन सा एलिमेंट है। तो तुम क्या करोगे कि फटाक से उसका एमिशन स्पेक्ट्रा या लाइन स्पेक्ट्रा निकाल लोगे और फिर मैच कर लोगे सारे एलिमेंट्स के साथ। क्या कर लोगे? मैच कर लोगे सारे एलिमेंट्स के साथ, और फिर जिसके साथ भी मैच हुआ मतलब वही है, ठीक है। क्लियर है? चलेगा यहां तक? क्या बोला मैंने? देखो, इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा ऐसे भी देख सकते हो कि ये बहुत सारे लाइक हमारा एलिमेंट है, अलग अलग पोटेशियम है, सीजियम है, रुबीडियम है, सोडियम है, इस तरह से, ठीक है। सबके एमिशन स्पेक्ट्रा मैंने बनाए जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। ये इनके इस तरह से हैं या नहीं, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, अब देखो यहां पर ये सभी के एमिशन स्पेक्ट्रा मैंने बना दिए। अब आपको दे दिया है एक क्या, अननोन एलिमेंट। बोला है कि भाई ये एक एमिशन स्पेक्ट्रा है एक अननोन एलिमेंट का, जो कुछ इस तरह से दिखता है, इस तरह से। आप बताओ भाई कि ये एलिमेंट कौन सा है। उन्होंने सिर्फ आपको एमिशन, तो स्टैंडर्ड से आप मैच कर लोगे ना, क्या इसके साथ मैच हो रहा है? नहीं। क्या इसके साथ मैच हो रहा है? नहीं। क्या इसके साथ? क्या इसके साथ? यस, इसके साथ मैच हो रहा है, मतलब कि ये कौन सा एलिमेंट है? पोटेशियम। इस तरह से इजी, ठीक है। चलो, तो वही बोला है कि ईच एलिमेंट हैज अ यूनिक लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा, द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइंस
can be used in chemical analysis to identify unknown atoms या unknown element, same way as the fingerprints are used to identify people. जिस तरह से हमारे fingerprints unique होते हैं, उसी तरह से, जिस तरह से बेटा हमारे फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं, उसी तरह से जो एलिमेंट्स हैं इनका लाइन स्पेक्ट्रा भी बहुत यूनिक होता है. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक चीजें? चलो, when an electric discharge is passed through gaseous hydrogen, molecules dissociate and energetically excite the hydrogen atoms produced, which emit electromagnetic radiation of discrete frequencies. Hydrogen spectrum consists of several series of lines. अब देखो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, यहां से बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. क्या पढ़ने जा रहे हैं यहां से? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. क्वेश्चन बनकर आता है यहां से. ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ने जा रहे हैं. अब क्या होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, कैसे पढ़ेंगे? देखो, ये हाइड्रोजन गैस है अपने पास, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है. क्या किया हमने? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया थ्रू गैसियस हाइड्रोजन. गैसियस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया. मान लो एक ऐसे इवैक्यूलेटेड चेंबर में हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, इससे हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया है. तो क्या देखने को मिला कि इनका आयोनाइजेशन हो गया, है ना? क्या हो गया? आयोनाइजेशन. मतलब हाइड्रोजन फिर क्या बन गया? डिसोसिएट. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट एज एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स. ये हाइड्रोजन एटम्स में टूट जाते हैं जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया. तो आगे क्या बोला है भाई? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट एंड एनर्जेटिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स प्रोड्यूस्ड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी. मतलब इन्होंने ये जब क्या हुए? डिसोसिएट हुए एज हाइड्रोजन एटम्स. तो जो एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये एक्साइटेड कैसे हुए होंगे? इन्होंने जरूर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब किया होगा. ठीक है, फिर जब वो एमिट करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? वो जो एमिटेड रेडिएशंस हैं किसके फॉर्मेट में है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्मेट में है. कोई भी चीज रेडिएशन एमिट करेगी, मतलब वो कोई भी चीज या कोई भी स्पीशीज जब रेडिएशन एमिट करती है तो इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ओनली. तो मतलब उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी रहेगी ना. और यहाँ पर हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी कैसा मिलता है? एमिशन स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम. तो भाई जब हाइड्रोजन एटम्स, एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स वापस से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो कुछ एनर्जी एमिट करते हैं ना, उसका हमें फिर एमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगा. उसका फिर हमें क्या मिलेगा? एमिशन स्पेक्ट्रम. और यही एमिशन स्पेक्ट्रम हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिकली हम हाइड्रोजन के लिए पढ़ते हैं और उसको बोल देते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सेवरल सीरीज ऑफ लाइंस. ये जो लाइंस अब हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, मतलब ये जो लाइंस है बेटा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो इसका हमें लाइन स्पेक्ट्रम या एमिशन स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है ना, इसमें अलग अलग रीजन्स में लाइट एमिटेड रहती हैं, अलग अलग रीजन्स में. ठीक है, अब कुछ जो लाइन है वो किस में एमिट होंगी? विजिबल रीजन में. हाइड्रोजन ने जब रेडिएशंस एमिट किए, जब वो ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम जब ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो वो कुछ रेडिएशंस एमिट आउट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में ये रेडिएशंस एमिट आउट कर रहा है. अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं ये हमें पूरे स्पेक्ट्रम के अलग अलग सेक्शंस में देखने को मिलेंगे. अलग अलग सेक्शंस में जब देखने को मिलेंगे मतलब कुछ विजिबल रीजन में होंगे, कुछ इंफ्रारेड रीजन में होंगे, कुछ यूवी रीजन में होंगे, कुछ फार इंफ्रारेड रीजन में होंगे. ठीक है, जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, गामा, एक्सरेज, यूवी, विजिबल, देन इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, तो अलग अलग सेक्शंस में हमें देखने को मिलता है भाई. ये जो हमें एमिशन स्पेक्ट्रा देखने को मिल रहा है, जो रेडिएशंस हाइड्रोजन एक्साइटेड से ग्राउंड में आ रहा है तो उसने एमिट किए हैं, तो वो अलग अलग रीजन्स में देखने को मिल रहे हैं. इट कैन बी आइदर यूवी, विजिबल
इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, ये FIR नहीं है, फार इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग सेक्शंस में हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के देखने को मिलता है लाइन स्पेक्ट्रा। क्लियर है? अब पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। इतना बैकग्राउंड समझ आ गया? तो वही चीज बोलिए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा कंसिस्ट ऑफ सेवरल सीरीज ऑफ लाइंस। तो किस रीजन में है भाई ये लाइंस, उनको नाम दे दिया है। कैसे नाम दे दिया है कि अगर देखो किस तरह से नाम दे दिया है, अगर अल्ट्रावायलेट रीजन में है, स्पेक्ट्रल रीजन अल्ट्रावायलेट है, तो लाइमन लाइंस होंगी या लाइमन सीरीज होगी। अगर विजिबल रीजन में है तो बाल्मर सीरीज होंगी। इंफ्रारेड रीजन में है तो पैस्चन हो सकती है, ब्रैकेट हो सकती है, पीफंड हो सकती है। नाम याद कर लो। आई नो कि नई है चीजें, लेकिन धीरे धीरे सीखनी पड़ेंगी यार, है ना। तो अगर जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ने लाइंस एमिट करी हैं वो अल्ट्रावायलेट रीजन में है तो उन लाइंस को हम क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज। विजिबल में है तो बाल्मर सीरीज। इंफ्रारेड है तो पैस्चन हो सकती है, ब्रैकेट हो सकती है, पीफंड हो सकती है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, सही चल रहा है सब। देखो यहां से हमें ये चीज समझना बहुत जरूरी है, और ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर स्पेक्ट्रल रीजन विजिबल में है तो बताओ कौन सी लाइन है, या फिर आपसे उल्टा भी पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं कि बताओ बाल्मर सीरीज या बाल्मर सीरीज हमें कौन से रीजन में दिखती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसमें बाल्मर सीरीज कौन से रीजन में हमें दिखेंगी, तो भाई पता होना चाहिए विजिबल रीजन। सिमिलरली ब्रैकेट पूछ लिया है, ब्रैकेट की तो कौन से रीजन में होनी चाहिए वो जल्दी से बताएं, इंफ्रारेड। इस तरह से, ठीक है। चलो अब समझेंगे धीरे धीरे पूरा कॉन्सेप्ट हमारा रिलेटेड टू हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो ये जो स्पेक्ट्रा है ये बताया किसने भाई, सबसे पहले बाल्मर आए। इन्होंने बताया 1885 में ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन की जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं उनको हम इन द फॉर्म ऑफ वेव नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। भाई अब जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनकी कुछ ना कुछ तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रही होगी ना यार, कुछ ना कुछ तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रही होगी। तो वेव नंबर के फॉर्म में ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेव नंबर कैसे हम डिनोट करते हैं, न्यू, ठीक है। और ये क्या होता है, जस्ट उल्टा ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का जस्ट उल्टा होता है वेव नंबर। और वेवलेंथ को हम कैसे लिखते थे, लैम्डा इज इक्वल टू, देखो न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता था, तो लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू हो जाएगा, मतलब सी बाय न्यू। तो वेव नंबर क्या हो गया, इट इज इक्वल टू नथिंग बट न्यू बाय सी। इस तरह से, ठीक है। अलग अलग फॉर्मूलाज हैं जो इंटर कन्वर्ट करके हम आराम से फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो इन्होंने बोला कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं हम इसको वेव नंबर के फॉर्मेट में बता सकते हैं। देन द विजिबल लाइंस ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ओबे द फॉलोइंग फॉर्मूला। विजिबल मतलब जो बाल्मर सीरीज में है। विजिबल रीजन में जो लाइंस हैं, विजिबल मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो विजिबल रीजन है उसमें जो एमिशन स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिल रहा है, उसमें जो लाइन स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिल रहा है वो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको, वेव नंबर इज इक्वल टू 109677। ये क्या है अभी देखेंगे, दिस इज नथिंग बट रिडबर्ग्स कांस्टेंट वैल्यू, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2, दिस इज n1 n2 स्क्वायर। इस तरह से होगा बेटा। स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो होता है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी, जहां पर n इज एन इंटीजर इक्वल टू और ग्रेटर देन 3, दैट इज n इज इक्वल टू 3 4 5। अच्छा ठीक है, देखो ये बाल्मर सीरीज जो थी ना ये सेकेंड सीरीज थी। हमें जब हम सीरीज पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज, सबसे पहली कौन सी है, लाइमन, सेकेंड है बाल्मर, थर्ड है पैस्टन, फोर्थ है ब्रैकेट, थर्ड है पीफंड, ठीक है। तो ये जो सीरीज है इसमें n1 और n2 की वैल्यूज क्या रहेंगी देख लो। लाइमन में n1 की वैल्यू रहेगी 1, बाल्मर में 2, पैस्टन में 3, ब्रैकेट में 4, पीफंड में 5, ठीक है। n2 की वैल्यू क्या रहेगी, n1 की अगर 1 है तो n2 की होगी 2, 3, 4, 5 सो ऑन। बाल्मर की क्या रहेगी, n इज इक्वल टू 1,
लाइक N1 अगर 2 है तो N2 3 से स्टार्ट होगा, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। सिमिलरली क्वेश्चन में N1 अगर 3 है तो N2 क्या हो जाएगा, 4 से स्टार्ट हो जाएगा, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। सिमिलरली ब्रैकेट में 5, 6, 7 एंड सो ऑन, और पी फंड में 6, 7, 8 एंड सो ऑन, इस तरह से। ठीक है, N1 और N2 की वैल्यूज लिख लेंगे ध्यान से, न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। न्यूमेरिकल्स में इनफैक्ट यही रिक्वायर्ड होगा, काफी अच्छा डाटा है ये। ठीक है, चलिए ओके, है ना। लाइमन में N1 अगर 1 है तो N2 कहां से शुरू होगा, 2, 3, 4। अभी क्या है, अभी सब आराम आराम से पता चलेगा, देखो। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, बैल्मर सीरीज सबसे पहले डिस्कवर हुई। बैल्मर्स, तो उसमें N1 की वैल्यू कितनी है भाई, बैल्मर सीरीज में N1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में N1 की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेव नंबर इज इक्वल टू 109677, इसकी वैल्यू आपको दे दी जाएगी। ठीक है, इनटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ठीक है, ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो बैल्मर सीरीज के लिए N1 कितना हो जाएगा, बैल्मर सीरीज के लिए N1 कितना हो जाएगा, 2, इसीलिए बेटा वहां पे 2 स्क्वायर है। और N2 कितना हो सकता है, 3, 4, 5, एनी नंबर ग्रेटर देन 3 और लाइक एनी नंबर ग्रेटर देन या इक्वल टू 3। ठीक है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो यहां पर वो रिप्रेजेंट नहीं किया। आप समझ जाएं कि जो N2 होगा बैल्मर के लिए वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 इस फॉर्मूला के हिसाब से। तो इस सीरीज ऑफ लाइंस को हम क्या बोलते हैं, बैल्मर सीरीज। अब यार ये जो बैल्मर सीरीज है ना, ये इकलौती ऐसी लाइंस हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो हमें विजिबल रीजन में दिखती हैं। क्या बोला जा रहा है, बैल्मर सीरीज ऑफ लाइंस आर द ओनली लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपीयर इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बाकी लाइमन कहां पर है, यूवी में। ठीक है, फिर ब्रैकेट, पी फंड और पैस्टन कहां पर है, इंफ्रारेड में। बैल्मर सिर्फ और सिर्फ विजिबल में, विजिबल रीजन में सिर्फ और सिर्फ कौन सी लाइंस दिख रही हैं, बैल्मर लाइंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और आता है, पूछा जाता है एग्जाम में, कौन से रीजन में। ठीक है, चलिए ओके, यहां तक आई होप क्लियर है। ये जो फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब यहां से मैं आपको रिलेट करवा देती हूं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अगर लाइमन सीरीज बोला है तो उसके लिए N1 की वैल्यू 1 हो जाएगी बेटा, और N2 की वैल्यू 2, 3, 4, 5 जैसा क्वेश्चन में दिया है कि इलेक्ट्रॉन, जो हाइड्रोजन एटम है या एक्साइटेड हाइड्रोजन आयन है, H+ आयन, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, वो कहाँ से ट्रांजिशन कर रही हैं, 4th एनर्जी लेवल से 1st ग्राउंड, ऐसा कुछ भी आएगा तो उस हिसाब से हम अपना आंसर मैनिपुलेट कर लेंगे। क्लियर है, बैल्मर के लिए 2 हो जाएगा, N2 की वैल्यू जो भी क्वेश्चन में गिवन हो। मतलब ये N1 की जो वैल्यू है ना, ये तो फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड नहीं है, तो N1 की तो वैल्यूज याद ही रखनी है। ठीक है, लाइमन के लिए 1, उसका स्क्वायर होगा बाद में, क्वेश्चन करोगे स्क्वायर करना भूल जाओगे, तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि स्क्वायरिंग करना ना भूलें। ठीक है, स्क्वायर करना नहीं भूलना है, सिर्फ N1 की वैल्यू 1 रख दी, लाइक फिर पैस्टन के लिए N1 की वैल्यू 3 रख दी। बेटा 3 नहीं आएगा, यहाँ पर जो आएगा वो 9 आएगा, स्क्वायर होकर आएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये सारी मिस्टेक्स जो आप करने वाले हैं वो मैं पहले से ही बता दे रही हूँ, इनको ध्यान देना। चलिए ओके, अगला देखते हैं। Johannes Redberg noted that all series of lines in the hydrogen spectrum could be described by the following expression। ये रहा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन वो वाला जिसमें वेव नंबर इज इक्वल टू 109677। ये क्या है बेटा, ये रेडबर्ग कांस्टेंट है। व्हाट इज दिस, दिस इज आर, रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, की वैल्यू है, याद नहीं रखनी है, क्वेश्चन में दी जाएगी।
वेयर n1 इज इक्वल टू 1 2 एंड n2 इज इक्वल टू n1 प्लस 1। मतलब यहां देखो ये जो है n2 वो क्या है, स्टार्ट ही हो रहा है n1 प्लस 1 से, मतलब 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, मतलब n2 क्या होता है, स्टार्ट किससे होता है, n1 प्लस 1 से स्टार्ट होता है, फिर n1 प्लस 2, 1 में ही 2 ऐड किया तो 3, कॉमा n1 प्लस 2 एंड सो ऑन। तो वही चीज यहां पर बोल दी है, ये n1 प्लस 1, n1 प्लस 2, n1 की वैल्यू अगर 1 है तो n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 1 2, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू 3। समझ पा रहे हो इस तरह से, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ध्यान रखेंगे। और एक वेरिएशन मैं बता दे रही हूं, यहां पर ये वेव नंबर दिया हुआ है ना, वेव नंबर इज इक्वल टू आर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। हाँ भाई, बीच में माइनस है, नेगेटिव, प्लस नहीं करना है, ठीक है। चलो, तो ये चीजें, ये गलतियां कब सुधरेंगी आपकी, जब आप बार बार फॉर्मूला लिखोगे क्वेश्चन के टाइम पर, बार बार फॉर्मूला लिखना है और बार बार सॉल्व करना है, तो आराम से याद हो जाएगा। ये वेव नंबर की जगह अगर आपसे पूछा है वेवलेंथ, तो 1 बाय लैम्डा लिखना है सिर्फ इसको, इज इक्वल टू आर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। केवल इतना वेरिएशन आप जो है वो करेंगे, ठीक है। सही है यहां तक, ठीक है। चलो ओके, अगला देखते हैं अब। द वैल्यू 109677 सेंटीमीटर स्क्वायर इज रिडबर्ग कांस्टेंट रिप्रेजेंटेड एज आर फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। फर्स्ट 5 सीरीज जो हैं वो ये है भाई, इनकी n1 की वैल्यू 1 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली है, लाइमन की 1, बाल्मर की 2, बार बार इसीलिए बोला जा रहा है याद हो जाए, ठीक है। बोलो लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, लाइन बाय लाइन बोलते जाओ, समझ में आ जाएगा, लर्न भी हो जाएगा, ठीक है। n1 की वैल्यू ये है, n2 की वैल्यू 1 के बाद से शुरू होगी 2। अगर बाल्मर सीरीज का के लिए n1 2 है तो n2 कितना होगा, 3 से स्टार्ट होगा। सिमिलरली 4 5 6 इस तरह से, ठीक है। चलिए रीजन ध्यान में रखेंगे, लाइमन अल्ट्रावायलेट, बाल्मर विजिबल, पास्चन इंफ्रारेड, इंफ्रारेड इंफ्रारेड, तीनों क्लियर, सॉर्टेड, इजी। चलिए अब देयर आर हाउएवर सर्टेन फीचर्स व्हिच आर कॉमन टू ऑल द लाइन स्पेक्ट्रा, मतलब न कि सिर्फ हाइड्रोजन, बाकी जो स्पेक्ट्राज हैं देखने को मिलते हैं उनके लिए एक चीज बहुत कॉमन है, और वो क्या है भाई, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट इज यूनिक एंड देयर इज रेगुलरिटी इन लाइन स्पेक्ट्रम। दूसरी चीज क्या कि रेगुलर है। क्लियर है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू एटॉमिक स्पेक्ट्रा, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, इजीली सॉल्व हो जाएंगे आपसे, तो बने रहेंगे। देखो यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन द विजिबल रीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, और कितना इजी है यार। देखो ना, क्या नहीं पता है हमें, अब भी रट कर आए हैं बिल्कुल कि विजिबल रीजन अगर बोला है तो वो है बाल्मर सीरीज। बस ये क्वेश्चन पूछा था आपका एग्जाम में, क्या कुछ डिफिकल्ट है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज, कोई डिटेलिंग नहीं दी है, सिर्फ आर की वैल्यू दे दी है और हमसे बोला है फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज की हमें वैल्यू बता दो। तो पास्चन सीरीज के लिए वेवलेंथ पूछी है, फॉर्मूला क्या था, वेव नंबर इज इक्वल टू आर की वैल्यू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, ठीक है। जो वेव नंबर है, सिंस हमसे वेवलेंथ पूछी है तो हम इसको 1 बाय लैम्डा लिख सकते हैं। आर की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 109700, ओके। ब्रैकेट में 1 बाय n1 स्क्वायर, पास्चन के लिए n1 क्या रहेगा ये अब इंपॉर्टेंट है जानना। तो देखो लाइमन, बाल्मर, पास्चन, n1 की वैल्यू 1, n1 की वैल्यू 2, n1 की वैल्यू 3, ठीक है। तो n1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाय 3 स्क्वायर, स्क्वायर है, ठीक है, माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर अब बोला है, तो n2 की वैल्यू क्या होगी। वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज में ट्रांजिशन होता है बेटा 3 से, देखो ये शुरू कहां से होगी, n2 की वैल्यू कहां से शुरू होगी, 4
5 एंड 6। पैस्टन के लिए 4 5 6 से स्टार्ट होगी ना वैल्यू, लेकिन बोला फर्स्ट लाइन ऑफ पैस्टन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ पैस्टन सीरीज में ट्रांजिशन कहां से होगा? फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ पैस्टन सीरीज ट्रांजिशन 3 से कहां होगा बेटा? 4। अगर बोला होता सेकेंड लाइन, ये फर्स्ट लाइन के लिए है, सेकेंड लाइन के लिए होता तो ट्रांजिशन कहां से देखा जाता? 3 से 5। n1 की वैल्यू फिक्स रहेगी, n2 की वैल्यू क्या होगी वो देख रहे हैं। थर्ड लाइन ऑफ पैस्टन सीरीज के लिए अगर ट्रांजिशन देखने मिलता तो वो कहां से होता? 3 से लेकर के 6 तक, 3 से लेकर के 6, 3 to 6 होता थर्ड लाइन का ट्रांजिशन। ठीक है, अब ये किस तरह से ट्रांजिशन होते हैं ये हम आगे देखेंगे, आराम से पूरा डायग्राम बनाकर देखेंगे, जो हमारा लाइन स्पेक्ट्रा है वो बनाकर देखेंगे। यहां से क्या समझे भाई कि केवल क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ पैस्टन सीरीज। तो फर्स्ट लाइन ऑफ पैस्टन सीरीज में n1 की वैल्यू 3 और n2 की वैल्यू क्या होगी? 4। ठीक है, तो n2 की वैल्यू क्या ले लेंगे यहां पर? 4 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 109700 1 बाय 9 माइनस 1 बाय 16। ठीक है, एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 109700 इंटू 16 9 144। ठीक है, तो 9 16 टाइम्स हो जाएगा 144 और 16 9 टाइम्स हो जाएगा 144। यहां से हमें क्या मिलेगा? 109700 इंटू 16 माइनस 9, 9 10 11 12 13 14 15 16 7 बाय 144। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे भाई तो क्या मिलेगा? 109700 इंटू 7 इज इक्वल टू दिस मच डिवाइडेड बाय 144। ये हमें मिलेगा 5332.6 5332.6। लेकिन ये जो वैल्यू है बेटा ये 1 बाय लैम्डा की है। ये वैल्यू किसकी है? 1 बाय लैम्डा की। हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए तो वो क्या हो जाएगी? 1 बाय 5332.6। ठीक है, तो इसको अब आप डिवाइड करो, 1 डिवाइडेड बाय 5332.6, ये हमें मिल जाती है ये हमें मिल जाती है 0.000018752। ओके, ये मिलती है। अब लेकिन क्या ऑप्शंस हैं भाई? ऑप्शंस हमें एंगस्ट्रॉम में गिवन है। ठीक है, तो रिलेटेड बैक का पीछे का नंबर देख लो, 6243 है क्या? नहीं है। 3452 है क्या? नहीं है। 2854 18750 बिल्कुल ये मिल रहा है 18750 या 18752, तो हमारा ऑप्शन है ए। ठीक है, वैल्यूज एंगस्ट्रॉम में है ना तो कन्वर्जन के लिए देखा जाएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर इनवर्स में था रेडबर्ग। क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा, हमने यहां पर n2 की वैल्यू 4 क्यों ली है? क्योंकि बोला गया है कि फर्स्ट लाइन ऑफ पैस्टन सीरीज। अब देखो ये वाला थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। मान लो मैंने क्या बनाया है, ट्रांजिशंस देख लेते हैं। ठीक है, लाइमन, बैल्मर, पैस्टन, ब्रैकेट, पीफंड, है ना। यहां से n1 की वैल्यू कितनी होगी? n1 की वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ट्रांजिशन देखेंगे। फर्स्ट लाइन के लिए इसका ट्रांजिशन क्या होगा? फर्स्ट लाइन के लिए ट्रांजिशन, सेकेंड लाइन के लिए,
थर्ड लाइन के लिए बस इतने ही ट्रांजिशंस देखते हैं, है ना। लाइमन में अगर फर्स्ट लाइन का देखना है तो वो होगा बेटा 1 से 2, ठीक है, क्योंकि N2 की वैल्यू कितनी होती है 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सेकेंड लाइन के लिए ट्रांजिशन कहां से होगा 1 से लेकर 3 तक, यहां पे 1 से लेकर 4। सिमिलरली बैल्मर में फर्स्ट लाइन का ट्रांजिशन देखने को मिलेगा 2 से 3, 2 से 4, 2 से 5। पैस्टन के लिए कहां से देखने को मिलेगा 3 से 4 फर्स्ट लाइन का ट्रांजिशन, 3 से 5 सेकेंड लाइन का ट्रांजिशन, 3 से 6 थर्ड लाइन का ट्रांजिशन। ब्रैकेट में फर्स्ट लाइन का ट्रांजिशन 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। बेटा 4 से 5, देन 4 से 6 एंड 4 से 7, आई एम सो सॉरी, 4 से 6 एंड 4 से 7। पी फंड के लिए 5 से 6 फर्स्ट लाइन का ट्रांजिशन, 5 से 7 सेकेंड लाइन, 5 से 8, ठीक है। आगे भी आप फोर्थ लाइन फिफ्थ लाइन का बना सकते हो, लेकिन अभी सिर्फ इतना देख लो, इतना रिक्वायर्ड है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये सारी बातें हो गई हमारी। अगला क्वेश्चन क्या है, वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम अंडरगोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम द एनर्जी लेवल 4 टू एनर्जी लेवल 2। तो यहां पर आपका N1 क्या हो जाएगा, एनर्जी लेवल 4 से 2 ट्रांजिशन कर रहा है, 4 से 2 जा रहा है, ठीक है। एक्साइटेड हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट, मतलब यहां पर देखो, अच्छा ये जो है ना फर्स्ट लाइन का ट्रांजिशन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे पूछा था फर्स्ट लाइन, तो उसमें हमने N2 की वैल्यू ग्रेटर ली है, N1 की वैल्यू छोटी, N1 की वैल्यू हमेशा छोटी आएगी। ये ट्रांजिशन कहां से 4 से 3, दिस विल बी द ट्रांजिशन फ्रॉम 4 टू 3, ये इस तरह का ट्रांजिशन कहलाएगा, हमेशा ग्रेटर नंबर पहले आता है, ठीक है। तो यहां पर भी आप चाहो तो इन्वर्स कर सकते हो चीजों को, फर्स्ट लाइन का ट्रांजिशन 1 और 2 के बीच में होगा, मतलब N1 की वैल्यू ये है और N2 की वैल्यू ये है, तो N2 हायर एनर्जी स्टेट है ना 2 से 1, ये सारे उल्टे कर दो, एक काम करो इन सबको उल्टा कर दो, तो आप थोड़ा बेहतर समझ पाओगे। ट्रांजिशन की बात आती है तो हमेशा जो ट्रांजिशन होता है बेटा वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ होता है, तो यहां पर फर्स्ट लाइन के लिए आप बोल सकते हो 2 से 1 पहला ट्रांजिशन, देन 3 से 1 सेकेंड लाइन, 4 से 1 थर्ड लाइन, ऐसे करके आप पूरा कंटिन्यूसली बना सकते हो। पैस्टन के लिए देखोगे तो पैस्टन के लिए क्या है, फर्स्ट लाइन का ट्रांजिशन कहां से हुआ था 4 से 3, है ना, 4 से 3 गया था, फिर यहां पर 5 से 3 जाएगा, 6 से 3 जाएगा, थर्ड लाइन का ट्रांजिशन। तो ये पूरा कंप्लीट कर लोगे टेबल आप खुद से, क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन ट्रांजिशन है फ्रॉम एनर्जी लेवल 4 से एनर्जी लेवल 2, मतलब यहाँ पर हमारा N1 क्या है 2 है और N2 क्या है 4 है। अब इसका आंसर आप सॉल्व करके खुद से बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सेम फॉर्मूला लगेगा भाई, वेवलेंथ पूछिए, वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन मतलब 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर की वैल्यू बाई 1099700 जो भी है, ठीक है, 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर। जल्दी से ये सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में आंसर बता दें, यूनिट्स का ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन अगेन, विच ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैव द सेम वेवलेंथ एज बैल्मर ट्रांजिशन N4 से N2 ऑफ हीलियम स्पेक्ट्रम। अब देखो इसमें हमसे पूछा गया है कि कौन सा ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैव द सेम वेवलेंथ एज बैल्मर ट्रांजिशन ऑफ द हीलियम स्पेक्ट्रम। यहाँ पर हीलियम एटम आ गया है, तो अब जो हमारा फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज होगा। किस तरह से चेंज होगा, इसमें क्या चेंज हमें देखा जाएगा, यहाँ पर अब हीलियम बोल दिया है ना, तो एक क्वांटिटी वी कैन से कि एक टर्म आ जाएगा जो कि रेडबर्ग कांस्टेंट में मल्टीप्लाई होगा एंड दैट विल बी इट्स एटॉमिक नंबर। तो जो फॉर्मूला है वो किस तरह से चेंज हो जाएगा, देखो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, वेव नंबर विच इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर, यहां पर फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा z स्क्वायर, क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई z स्क्वायर, ठीक है। बाकी फॉर्मूला हमारा सेम 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर। ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ रही हूँ, इसको करो और बताओ भाई
यहां से आप क्या निकाल लोगे, पहले तो बैलमर का ट्रांजिशन चेक कर लेना कि इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन के लिए क्या वेवलेंथ आ रही है, मतलब विच ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैव द सेम वेवलेंथ एज बाल्मर ट्रांजिशन। पहले तो ये बाल्मर ट्रांजिशन आप चेक कर लोगे, कैसे, 1/λ इज इक्वल टू r, ठीक है, फिर 1/n1 स्क्वायर, n1 स्क्वायर क्या ले लोगे यहाँ पर, ट्रांजिशन कहाँ से हुआ है, 4 to 2 हुआ है ना, बाल्मर ट्रांजिशन 4 to 2 हुआ है, मतलब n1 कितना है 2 स्क्वायर माइनस n2 कितना है 4 स्क्वायर, ठीक है। तो इससे आप ये निकाल लोगे, कितना निकल कर आएगा, 1/λ इज इक्वल टू r, 1/2 स्क्वायर इज 1/2 2 जा 4, 1/4 4 जा 4 जा 16, 1/16, ठीक है, 1/λ इज इक्वल टू r, देन यहाँ हो जाएगा 64, 4 16 जा माइनस 16 4 जा, तो ये हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू r, ये क्या है भाई, 16 माइनस 4 इज 12/64, ठीक है, 12/64। मतलब अगर हम लैम्डा लेंगे यहाँ से, तो लैम्डा लेते हैं तो क्या हो जाएगा वो 64/12 r, इस तरह से कुछ आएगा, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो लैम्डा 64/12 r कौन सी वैल्यू के लिए आ रहा है, अगर हम हीलियम का चेक करते हैं इस फॉर्मूले को लेकर, तो जल्दी से हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो आ जाएगा 2, मतलब यहाँ पे 4 यू विल गेट। तो ये क्वेश्चन आप खुद से प्रोसीड करेंगे जल्दी से, चलिए। क्वेश्चन नंबर 5, wavelength of radiations emitted when in a hydrogen atom electron falls from infinity to stationary state। infinity से stationary state आ रहा है, और क्या कुछ हमको बोला गया है, wavelength of radiations emitted when in a hydrogen atom electron falls from infinity to stationary state। stationary state कौन सा हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट, और क्या इसमें कोई सीरीज दी है, नहीं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इजी, आप खुद से सॉल्व करोगे। wavelength of radiations emitted when in a hydrogen atom electron falls from infinity to stationary state, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। अगला है, which transition in lithium ion would have the same wavelength as 2 से 4 transition in helium ion। ओके, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज ही है ये, लिथियम और हीलियम में हमें कंपेयर करना है या बताना है कि कौन सा ट्रांजिशन जो है वो सेम होगा या उसकी वेवलेंथ सेम होगी एज दिस ट्रांजिशन, मतलब हमें ट्रांजिशन बताना है। तो बहुत मतलब सेम ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन बस चीज़ों को थोड़ा सा आपसे चेंज करके पूछ लिया है, क्लियर है। तो करो ये क्वेश्चंस सॉल्व और कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आंसर आता है आपका, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट सेम यूज होगा। magnetbrains.com पर जैसे ही जाओगे तो क्या हो जाएगा भाई, आपके सामने पूरा का पूरा जो भी अवेलेबल कोर्सेज हैं सामने आ जाएंगे, और आप अपना डिजायर्ड कोर्स चूज कर सकते हो। जैसे नीट चूज कर रहे हो तो फिर सारे के सारे सब्जेक्ट आइकन सामने, एंड वॉच नाउ पर टैप करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, पूरा का पूरा फुल वीडियो कोर्स आपके सामने इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। जो भी चीज़ एक्सेस करनी है, चाहे डीपीपी हो चाहे आपके लेक्चर्स हो, डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। सी हियर, डाउनलोड नाउ पे टैप करोगे तो आपकी डीपीपी डाउनलोड हो जाएगी, और वॉच नाउ पर टैप करोगे तो लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से, बिना किसी सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन के। बेटा जो भी ये पूरा का पूरा लेक्चर पूरा का पूरा वीडियो कोर्स है, इट इज़ 100% फ्री कोर्स, ठीक है। जो नीट ऑनलाइन एजुकेशन है 100% फ्री कोर्स है, किसी भी तरह का इसमें सब्सक्रिप्शन आपसे नहीं मांगा जाएगा, ना ही मिनिमल कॉस्ट है इस चीज़ के लिए, ठीक है, क्लियर है। प्लस क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, इवन इफ इट इज़ फ्री, देन अगेन क्वालिटी के साथ बिल्कुल कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये सारा का सारा कोर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है, और अपनी पढ़ाई अपनी तैयारी जारी रखें, फ्रेंड्स को बताएं, सभी को सारे रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, अपने सिबलिंग्स के साथ शेयर करेंगे। चलिए, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और मिलेंगे अब अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।